ओके, हेलो गाइस, आई एम द स्टूडेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन प्रिपरेशंस एंड प्लाज्मा थेरेपी पे। ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये हिंदी में बनाया है बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देखें एंड समझे कि ये वायरस कैसा है, इसका कैसा स्ट्रक्चर है, वैक्सीन प्रिपरेशन कैसे चल रही है और कितना टाइम और लगने वाला है, और वैक्सीन होता क्या है एंड प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताऊंगी। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि वायरस कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा एक्सप्लेन करूंगी। कोरोना वायरस है, उसको नोवेल कोरोना वायरस या कोविड-19 को के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को बता दूं, जो वायरस होता है, कोई भी वायरस ले लो, कोई भी वायरस, नॉट ओनली द कोरोना वायरस, नॉट ओनली द एनीथिंग, बट कोई भी वायरस होता है ना, वो या तो ह्यूमंस में या तो एनिमल्स में जाके इन्फेक्ट करता है, मतलब जाके रहता है वहाँ पे और फिर सेल्स के अंदर जाता है, वहाँ पे रहता है और फिर वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करता है। वो ऐसे ही मतलब वो ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं करता है जब वो बाहर है, उसको कोई ना कोई बॉडी चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं, जो वायरस और बैक्टीरिया ये है तो दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही, लेकिन जो वायरस रहता है वो सेल के अंदर जाके रहता है, जो बैक्टीरिया रहता है वो सेल के ऊपर रहता है। तो वायरस जो सेल के अंदर जाके रहता है, तो अगर हमें वायरस को मारना है तो हमें पूरे सेल को मारना पड़ेगा। अगर हमें बैक्टीरिया को मारना है तो सेल को डैमेज किए बिना हम लोग बैक्टीरिया को मार सकते हैं, तो वायरस ज़्यादा डेंजरस होता है। कोरोना वायरस, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कोरोना वायरस है वो ह्यूमंस को न्यू नहीं है। वो हमें पता चल गया था कि कोरोना वायरस ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है, 1960s में ही पता चल गया था। 2002 में जो वायरस आया था उसको सार्स कोव बोला जाता है, दैट इज़ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। जो 2019 में आया है वो है सार्स कोव 2। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 2002 में आया था उसके लिए हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन जो अब भी आया है उसके लिए हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, और ना ही जो 2002 में आया है उसकी वैक्सीन अभी के इस पे मतलब सार्स कोव 2 पे वर्क कर रही है। कुछ वर्क नहीं कर पा रही है वो, क्योंकि थोड़ा प्रोटीन स्ट्रक्चर डिफरेंट है एंड न्यूक्लिक एसिड में थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए वैक्सीन्स एक दूसरे के ऊपर काम नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वायरस होता है, जो हम इसकी बातें कर रहे हैं कि यार ये वायरस इतना डिजीज़ कॉज कर रहा है, क्या है उसके अंदर, तो कुछ भी नहीं होता है। वायरस के अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड, दो चीज़ें रहती है, एक न्यूक्लिक एसिड रहता है, एक प्रोटीन कोड रहता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं रहता है। बस आपको मैं बता दूँ, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा इस टाइप का स्ट्रक्चर है कोरोना वायरस का, या जो कोरोना वायरस है उसमें जो येलो कलर का पार्ट आप देख सकते हो वो न्यूक्लिक एसिड है, वो पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए है, पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए है, ये समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ लो कि एक न्यूक्लिक एसिड है। दूसरा जो है इसके पास स्पाइक प्रोटीन्स है, ये जो है डार्क ब्लू कलर के आप देख सकते हो, ये है स्पाइक प्रोटीन्स। ये जो स्पाइक प्रोटीन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। दूसरे प्रोटीन्स जो है ये एन्वेलप प्रोटीन्स आप देख सकते हो यहाँ पे है। उसके बाद है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। स्पाइक प्रोटीन्स जो है ये क्यों इतने इम्पॉर्टेंट है, सपोज अगर आपने एक वायरस इनहेल कर लिया माउथ से या नोज से, तो फिर वो नेज़ल मेम्ब्रेन के यहाँ पे जाता है। जब वायरस धीरे धीरे अंदर नेज़ल मेम्ब्रेन की तरफ जाता है, वहाँ पे सेल्स जो है, वहाँ पे सेल्स पे ये जो स्पाइक प्रोटीन है वो अध्यय कर लेता है। उसने एक बार अध्यय कर लिया, मतलब ये स्पाइक प्रोटीन ने सेल को अध्यय कर लिया, मतलब उससे चिपक गया, फिर वो धीरे धीरे वायरस सेल के अंदर जाता है और फिर वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन्स है वो उसको हेल्प करते हैं सेल के अंदर जाने में। एक तो पहले अटैच करते हैं और उसके अंदर घुसाते हैं उसको सेल के अंदर। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ कोवी, ये स्पाइक प्रोटीन मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वर्किंग ऑन वैक्सीन प्रिपरेशन। स्पाइक को लेके वैक्सीन प्रिपरेशंस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। एक्शन में आप लोगों को बता दूं, जो सार्स कोव 2 है वो इन्फेक्ट करता है ह्यूमन सेल्स को। अब मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो जो वायरस रहता है वो सेल के अंदर जाके रहता है। तो
हमारे बॉडी पे, हमारे बॉडी के सेल्स है उस पे ऐसे जो लाइट पिंक कलर के आप देख सकते हो, ऐसे कुछ दरवाजे होते हैं। ये है ACE2 रिसेप्टर को दरवाजे आप बोल सकते हो इन अ कॉमन लैंग्वेज, अगर हमें समझना है तो। जैसे हमारी पूरी बॉडी के पास इंसुलिन, हमारी पूरी बॉडी के जो सेल्स है उसके पास इंसुलिन के लिए दरवाज़ा होता है, तो वैसे ह्यूमन सेल्स के पास ये दरवाजे होते हैं। इससे ये वायरस जो है ये इस पे लग जाता है, इस दरवाजे पे, और फिर अंदर जाता है। ये अंदर जाता है वायरस। फिर जो इसका अंदर का न्यूक्लिक एसिड है वो रिलीज़ होता है। न्यूक्लिक एसिड रिलीज़ होके वो हमारे बॉडी का मशीनरी, हमारे बॉडी की चीज़ें यूज़ करके एक वायरस से और ज़्यादा वायरस बनाता है। हमारे सेल के अंदर घुसता है, हमारी मशीनरी यूज़ करता है और अपने वायरस पार्टिकल्स बनाता है। कितना होशियार है ना। सो दिस इज़ द एक्शन, दिस इज़ हाउ वायरस इज़ इन्फेक्टिंग सो मैनी पीपल। वैक्सीन, मैंने आपको ये बता दिया कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसा उसका एक्शन है। अब मैं आपको बता दूँ वैक्सीन क्या होता है। सबसे पहले तो हमारे बॉडी में जैसे दूसरे सिस्टम्स होते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम हमने पढ़ा है कि जैसे कैसे फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। दूसरा एक सिस्टम भी है जिसको बोला जाता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर सपोज़ कोई फॉरेन पार्टिकल है हमारी बॉडी में, अगर कोई बैक्टीरिया है या कोई भी वायरस आ गया हमारी बॉडी में, तो फिर हमारे बॉडी ऐसे छोटे छोटे प्रोटीन्स बनाती है, इनको एंटीबॉडी बोला जाता है। ये हमारी बॉडी ऐसे छोटे छोटे प्रोटीन्स बनाती है और फिर वो बैक्टीरिया वायरस को मार डालती है। बट ये जो एंटीबॉडीज़ है ना, इसको बनने में टाइम लगता है, इसको बनने में काफ़ी दिन लग जाते हैं। मतलब पहले तो वायरस आए या बैक्टीरिया आए हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज़ करे कि ये कोई बाहर का चीज़, कोई बाहर फॉरेन पार्टिकल आ गया है, फिर उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनना चालू, तो उसको काफ़ी हफ्ता लग जाता है। एक हफ्ता तो आराम से लग जाता है, तब तक सिम्टम्स दिखते हैं हमको। तो वैक्सीन प्रिपरेशन क्या होता है, जब अगर किसी ने कोरोना वायरस को इन्हेल कर लिया है, तो पहले 2-3 दिन, 7-8 दिन तो कुछ सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो वायरस एक गया है कि कुछ छोटे अमाउंट में गया है, फिर वो जाएगा, फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से ऐसे वो पहले अंदर मल्टीप्लिकेशन करेगा, हमको कोई सिम्टम्स नहीं पता चलेंगे। हमारी बॉडी धीरे धीरे रिकग्नाइज़ करती है कि कुछ तो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आए हैं, और उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाने का काम चालू करती है। एंटीबॉडीज़ बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 7 दिन, 8 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन। तो ये एंटीबॉडीज़ बनने में काफ़ी टाइम रखा जाता है। हम लोग बोल रहे हैं कि लोगों को क्वारंटीन में रखा जा रहा है, लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है, उनको होम क्वारंटाइन का थप्पा लगाया जा रहा है कि वो सबसे अलग रहे अगर किसी को कोरोना वायरस हुआ है। तो क्यों ऐसा? क्योंकि जिस पर्सन के अंदर वो वायरस है तो उसको अकेले रहने के लिए बोला जाता है, क्योंकि कोई दवाई नहीं है तो हम ऐसे ठीक नहीं कर सकते हैं। उसको अकेले रखा जाता है कि वो उसकी बॉडी में खुद ही एंटीबॉडीज़ बन के वो उस वायरस को मारे और वो थोड़े दिनों में ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए। और इस दौरान ये जो 14 डेज़ या 20 डेज़ का जो पीरियड है, इस टाइम पे वो किसी और के साथ ना मिले और किसी और को इन्फेक्ट ना करे, क्योंकि ये ह्यूमन टच से ही इन्फेक्ट हो रहा है ये वायरस। ह्यूमन टच, इवन इफ़ यू आर स्पीकिंग तो वायरस पार्टिकल्स बाहर शेड ऑफ हो रहे हैं। सो दिस इज़ द डेंजरस थिंग एंड वी नीड, इफ़ पीपल आर सेट टू लिव इन आइसोलेशन में, क्वारंटाइन में रहना है, तो प्लीज़ आप लोग रहो, बिकॉज ये डेंजरस है। आप अपनी लाइफ तो डेंजर में डाल रहे हो, साथ में दूसरों की लाइफ भी डेंजर में डाल रहे हो। एंड वैक्सीन्स प्रिपरेशन जो है, वैक्सीन इन द सेंस हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी एक पार्ट जो प्रोटीन है, सपोज आई शो यू, अभी ये है पूरा वायरस है, इसका कोई भी छोटा सा पार्ट, जैसे यहाँ स्पाइक प्रोटीन ले लिया या एनवेलप प्रोटीन ले लिया या मेम्ब्रेन प्रोटीन ले लिया, कोई भी एक छोटा सा पार्ट लेके हम लोग वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं। मतलब कि ये अगर हमारी बॉडी में गया, अगर सपोज ये स्पाइक प्रोटीन गया लेकिन ये डिजीज़ नहीं कॉज कर रहा है, ये स्पाइक प्रोटीन सिर्फ हमने डाला हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी पहचाने की अरे ये तो कोई न्यू चीज़ आई है और उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाएगी। तो जब सच में वायरस आएगा तो हमारी बॉडी के पास एंटीबॉडीज़ रेडी रहेंगी। कुछ
कुछ कुछ रिसर्चर्स तो होल वायरस को भी यूज़ कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे होल वायरस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। होल वायरस को भी यूज़ किया जाता है। पूरे वायरस जो है उसको पहले हम लोग कोई एसिड में, उसको एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है। जो उसका डिज़ीज़ कॉज करने वाला पार्ट है, वायरस का जो डिज़ीज़ कॉज करने वाला पार्ट है, उसको हम लोग एसिड में डालते हैं तो वो निकल जाता है। और बाकी जो पार्ट है वो एंटीजेनिसिटी देता है कि हमारे बॉडी को बताता है कि ये कोई न्यू चीज़ आई है, इसके लिए एंटीबॉडीज़ बना के रखो। हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना के रखती है। फिर जब वो वायरस सच्ची में हमारी बॉडी में आता है तो फिर हमारे पास एंटीबॉडीज़ रहती होती है और फिर वो उसको मल्टीप्लाई होने नहीं देता है हमारी बॉडी में। दिस इज़ द एक्चुअल मैकेनिज़्म कि वैक्सीन्स कैसे वर्क करती है। मैं आपको बता दूं कि ये जो वैक्सीन है इसकी SARS-CoV-2 की, जो कोरोना वायरस की वैक्सीन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ये जो वायरस है ये बहुत फास्ट म्यूटेशन दिखा रहा है। म्यूटेशन दिखा रहा है मतलब कि जब उसका मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो उसका चेंज होते जा रहा है। मतलब उसका बार बार न्यूक्लिक एसिड वो चेंज कर रहा है और ये चेंज होने की वजह से उसका प्रोटीन भी चेंज हो रहा है। तो फिर एक चीज़ को पहचान के वैक्सीन बनाना इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग एंड या इट इज़ टेकिंग टाइम बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वो बहुत फास्ट म्यूटेशंस दिखा रहा है। एंड वैक्सीन प्रिपरेशंस बहुत सारी कंट्रीज़ वैक्सीन को बनाने उन्होंने चालू कर दिया है बनाना वैक्सीन्स को। बहुत कंट्रीज़ ने तो ह्यूमन ट्रायल्स भी चालू कर दिया। अभी WHO ने एक टाइम पीरियड दिया है नवंबर तक। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, कोई भी वैक्सीन होती है ना उसको 1.5 साल से 2 साल तो लगता ही है बनने में। बट हमारे पास अब टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि बहुत लोग मर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो WHO ने उनको एक दिया था कि आपको नवंबर तक ये वैक्सीन प्रिपेयर करके रखनी ही है। अगर आप ये वैक्सीन आपको प्रिपेयर करके वैक्सीन प्रिपरेशंस मैं आप लोगों को बता दूं। ओके, WHO ने एक टाइम पीरियड दिया था नवंबर तक। कोई भी वैक्सीन होती है उसको प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, 1.5 से 2 साल तो कोई भी वैक्सीन को आने में टाइम लगता है। लेकिन इतने लोग मर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड हमारे पास टाइम नहीं है। तो हाँ, नवंबर तक WHO ने टाइम दिया है कि वैक्सीन प्रिपेयर होनी चाहिए। तो वैक्सीन्स तो बन रही है एंड उनको वैक्सीन जो बनती है उसको पहले एनिमल पे ट्राई किया जाता है, उसके बाद ह्यूमन पे ट्राई किया जाता है। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि फिर आज बहुत कम टाइम है। हम पूरी वर्ल्ड लॉकडाउन स्टेट में है तो डायरेक्टली ह्यूमंस पे वैक्सीन का ट्रायल चालू हो गया है कंट्रीज़ में। एंड होप सो हमें वैक्सीन जल्दी से जल्दी मिल जाए। एंड यू कैन इमेजिन, सब काम छोड़ के, सब रिसर्चेस छोड़ के पूरी वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ है वो रेस में लग गई है इस वैक्सीन प्रिपरेशन में। क्योंकि अगर वैक्सीन बन गई तो फिर हम एक होप रेस रख सकते हैं कि या एवरीथिंग वुड बी फाइन अगेन। एंड या कुछ कंट्रीज़ वैक्सीन जो है वो बना रही है, मतलब वैक्सीन, और ऐसा एक टारगेट रखा गया है कि वैक्सीन मतलब एक वैक्सीन ना हो, 3-4 वैक्सीन अलग अलग बन पाए। क्योंकि बहुत सारे पूरी वर्ल्ड को ये एक साथ हुआ है तो वैक्सीन बनने के बाद सप्लाई करना इतने लोगों को, ये भी एक बहुत ही बड़ी डिफ़िकल्टी है। सो या इट वुड बी फाइन। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बोला था कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। प्लाज्मा थेरेपी मैं आपको बता दूं कि जो पर्सन को कोरोना वायरस हुआ है वो क्वारंटीन में रखा गया है 14 दिन 20 दिन, वो रिकवर होके बाहर आ गया। फिर उस इंसान की जो बॉडी है उसमें एंटीबॉडीज़, उसके ब्लड में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी जो वायरस को मार सकती है। उसकी बॉडी में से वो एंटीबॉडीज़ को निकाला जाता है। वो निकालने के बाद जो पेशेंट वायरस से सफ़र कर रहा है, अभी सफ़र कर रहा है, 5-6 दिन हुए हमें पता चला है, उसको देंगे कि जैसे वो एंटीबॉडीज़ उसको वायरस को मार दें। क्योंकि वायरस तो सेम है, सबकी बॉडी में वायरस जो है सेम है। हाँ, लेकिन वो म्यूटेटेड अगर स्ट्रेन गई है उसमें तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। बट ये भी एक रिस्क है क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी, अभी जो इंसान रिकवर हुआ है उसकी पहले से इम्यूनिटी लो है, अगर कुछ वायरस उसके अंदर बच भी गया है तो फिर और उसको इन्फेक्शन कॉज करेगा। लेकिन होप एक रे है कि कुछ लोगों को प्लाज्मा थेरेपी से भी ठीक किया गया है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो। एंड आप प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर